पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि एलपीजी जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसल फ्यूल्स वास्तव में एल्केन है। और एल्केन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण होता है। तो अगर हमें इसे रोकना है तो हमें अपने वायुमंडल से इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होगा, है ना? अब इसे हटाने का एक तरीका ये होगा कि हम अधिक पेड़ लगाएं। खैर, मेरे पास यहाँ कोई पेड़ नहीं है, मेरे पास इसके बजाय सरसों के खेत हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे क्यों चुना है। एक तरीका ये होगा कि हम अधिक पेड़ लगाएं और ये पेड़ अपने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और इस तरह हम अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं। हालांकि ये और भी अद्भुत नहीं होगा यदि हम किसी तरह पौधों से एल्केन बना सके। हम फिर इस एल्केन का उपयोग अपनी कारों को चलाने के लिए कर सकते हैं और ये कारें कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेंगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। कार्बन न्यूट्रल तो मेरा मतलब क्या है? कार्बन न्यूट्रल से हम क्या समझते हैं? कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है कि मैं वातावरण में जितना कार्बन छोड़ रही हूँ, मैं वापस भी उतना ही कार्बन ले रही हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान कोई शुद्ध कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये अद्भुत होगा कि यदि हम पौधों से एल्केन बना सकें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आइए देखें। तो वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल वास्तव में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से बने होते हैं, जो असल में एस्टर्स का एक रूप है। इनमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन चेन होती है जो एस्टर समूह से जुड़ी होती है और ये पता चलता है कि इन एस्टर्स को केवल पानी जोड़कर आसानी से एसिड यानी कि अम्ल में बदला जा सकता है और इन एसिड को कोल्म इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से एल्केन में बदला जा सकता है। कोल्म इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्म इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है? ये एक एसिड यानी कि अम्ल को लेता है जिसमें एक एल्काइल समूह जुड़ा होता है। ये एसिड को एक सिमेट्रिकल एल्केन मतलब सममित एल्केन में बदल देता है। इस प्रक्रिया का पहली बार विवरण हरमन कोल्ब ने 1850 के दशक के अंत में दिया था। तो ये प्रक्रिया हमें काफी समय से पता है। तो हम इस इलेक्ट्रोलिसिस को करते कैसे हैं? हम थोड़ा पानी लेते हैं और इसमें कुछ धातु की छड़ें यानी कि मेटल रॉड्स डुबाते हैं। तो ये धातु है क्योंकि वो विद्युत का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर सकते हैं और हम इन धातु की छड़ों को अपने इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड वास्तव में एक बैटरी से जुड़े होते हैं। मान लें कि ये बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा नकारात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। अब क्योंकि ये टर्मिनल सकारात्मक है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है। दूसरी ओर क्योंकि ये टर्मिनल नकारात्मक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को धातु की छड़ में धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में जुड़े नहीं हैं। अभी यहाँ कोई धारा यानी कि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। सर्किट वास्तव में अभी अधूरा है। तो अब हम कुछ एसिड्स यानी कि फैटी एसिड्स जिसमें COOH समूह होता है को इस घोल यानी कि सॉल्यूशन में मिलाते हैं। अब जब इन एसिड में मौजूद एल्काइल चेन बड़ी होती है तो ये एसिड वास्तव में पानी में अघुलनशील यानी कि इनसोल्यूबल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए केवल छोटे एसिड जैसे एसिटिक एसिड जो कि CH3COOH या प्रोपेनोइक एसिड ही पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस कार्बन चेन को बढ़ाती हूँ, इसकी घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी तेजी से कम होती जाती है। जब हम हेक्सेनोइक एसिड जैसे एसिड पर आते हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं तो ये लगभग अघुलनशील यानी कि इनसोल्यूबल हो जाता है।
इसका कारण ये है कि इस एसिड से जुड़ा एल्काइल चेन नॉन पोलर है, और क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में नहीं घुलता। रसायन विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, समान समान को घुलता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसलिए पोलर पदार्थ पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, जबकि नॉन पोलर पदार्थ नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो COOH से जुड़ा नॉन पोलर एल्काइल भाग वास्तव में हाइड्रोफोबिक होता है और पानी में नहीं घुलता, और जितने अधिक कार्बन होंगे ये उतना ही अधिक अघुलनशील होगा। इसलिए इन्हें पानी में घुलनशील बनाने के लिए हम अपने एसिड में एक क्षार यानी कि बेस मिलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है NaOH। ये क्षार एसिड को डीप्रोटोनेट करता है, यानी कि प्रोटॉन हटा देता है, यानी एसिड से हाइड्रोजन को हटा देता है, और ये एक लवण यानी कि सॉल्ट बनाता है। हमें एक कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि RCOO- और Na+ के साथ कुछ पानी मिलता है। ये लवण, जो एक आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड है, पानी में घुलनशील होता है। तो हम अपने एसिड में क्षार मिलाते हैं। अब यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे घोल में कार्बोक्सिलेट आयन और Na+ और बहुत सारा पानी रह जाएगा। अब जब हमने ये सब सेटअप कर लिया तो होगा क्या? ये ऋणात्मक चार्ज वाले आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयंस जब उस इलेक्ट्रोड में संपर्क में आते हैं जो बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए सकारात्मक टर्मिनल पर कार्बोक्सिलेट आयन एक इलेक्ट्रॉन खोकर यानी कि ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनाता है। ये इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन होता है, इसे एनोड कहते हैं। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है, और ये हमेशा सकारात्मक टर्मिनल होता है। ध्यान रखिए इस बात का। अब जब ये रेडिकल बनता है तो इसका ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन्स के लिए अत्यधिक लालायत यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इसलिए ये बंधन टूट जाता है, जिससे एक R रेडिकल और एक C रेडिकल बनता है, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया तेजी से होती है। जो R रेडिकल बनते हैं वो वास्तव में जुड़कर सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, यानी कि सममित एल्केन बनाते हैं। इस प्रकार कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जो हमें एल्केन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है। अब जब हम एनोड पर ये सब देख रहे हैं तो चलिए ये भी समझते हैं कि कैथोड यानी कि नकारात्मक टर्मिनल पर क्या हो रहा है। अब कैथोड नकारात्मक रूप से चार्ज होता है, जो आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए Na+ आयन कैथोड की ओर जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकते हैं और Na में बदल सकते हैं। सही। तो हमारे नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए टर्मिनल पर, जो कि हमारा कैथोड है, अब उम्मीद कर सकते हैं कि Na+ आयन इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके Na में बदल जाएगा। लेकिन ये वही नहीं होता। असल में ये पानी के अणु हैं जो घटित होते हैं, जो हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। अब ये यहाँ जो वास्तव में हो रहा है उसे समझने के लिए हमें विभिन्न पदार्थों और अणुओं के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को समझने की आवश्यकता है। और हम इस वीडियो में इस पर विस्तार में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसे समझने का एक तरीका ये है कि ये Na+ आयन एक स्थिर ऑक्टेट होता है। तो ये Na+ आयन वास्तव में Na में बदलने नहीं चाहते, इसलिए इनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है। ये असल में पानी के रिडक्शन पोटेंशियल से भी कम होता है। तो असल में पानी ही हाइड्रोजन गैस में घटित हो जाता है। अब यही बात एनोड पर भी हो सकती है। पानी ऑक्सीडाइज हो सकता है, पानी ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में बदल सकता है, लेकिन ये पता चलता है कि कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति पानी से कहीं अधिक होती है। इसलिए ये कार्बोक्सिलेट आयन है जो ऑक्सीडाइज हो भी जाता है। ठीक है। अगर आप हमारी पूरी अभिक्रिया को देखें तो कोल्ब का इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनोड पर उत्पन्न करते हैं, और ये एनोड पर होता है और ये कैथोड पर हाइड्रोजन गैस भी छोड़ता है।
अब ये अभिक्रिया 1850 के दशक से ज्ञात है, लेकिन चूंकि इसमें रैडिकल का निर्माण होता है, इसलिए ये भी अन्य फ्री रैडिकल अभिक्रियाओं की तरह वही सीमाएं सहता है। उदाहरण के लिए ये रैडिकल जो बनता है वो अगले रैडिकल से टकराकर एल्केन जैसे ब्यूटेन को बनाने के बजाय ये रैडिकल दूसरे रैडिकल के हाइड्रोजन अणुओं से टकरा सकता है और ये हाइड्रोजन अणु लेकर एक अलग उत्पाद बना सकता है, जैसे इथेन और इथीन। तो हमें बहुत सारे साइड उत्पाद मिल सकते हैं। वास्तव में CH3 CH2 रैडिकल भी एक कार्बोक्सिलेट रैडिकल से मिल सकता है। जैसे ही ये बनता है तो कार्बोक्सिलेट रैडिकल CH3 CH2 रैडिकल के साथ मिलकर एस्टर बना सकता है। तो बहुत सारे साइड उत्पाद होंगे, इसलिए ये एल्केनों को तैयार करने का अच्छा तरीका नहीं है। यील्ड कम होगी। हालांकि ये कहते हुए कि पेट्रोलियम उत्पादों से एल्केन गैर नवीकरणीय होते हैं, इसलिए वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग जैसे कि वेजिटेबल ऑयल अब अधिक से अधिक मुख्य धारा बनते जा रहे हैं और ये कोल आधारित इलेक्ट्रोलिसिस वास्तव में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलाया जा सकता है और वर्तमान में इन कोशिकाओं की दक्षता बढ़ाने पर शोध चल रहा है ताकि हम अधिक एल्केन उत्पाद प्राप्त कर सकें। इसलिए कोल आधारित डीकार्बोक्सिलेशन का भविष्य उज्जवल लगता है।